ओके सो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट किया था एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये बहुत मेजर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दोबारा एक बार सुन लो, समझ लो, रिवाइज करो। ठीक है, इसको मिस आउट नहीं करना, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। ठीक है, ठीक है, इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है आपने। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? किस पे डिपेंड करती है? नंबर। किस पे नहीं डिपेंड करती है? नेचर। ये क्लियर है बच्चों? हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी पिछली बार। दैट वाज वेपर प्रेशर का लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? फिर से देख लो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure, right? तो ये जो 4 हैं ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें से डिटेल में हमने वेपर प्रेशर के लोअरिंग के बारे में बात की, जहाँ पर अगर नॉन वॉलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सोल्यूट जो वॉलेटाइल नहीं है, जो अपने आप वेपराइज नहीं हो जाता वैसा, और जो जल्दी आयोनाइज भी नहीं होता, ऐसा अगर सोल्यूट हमने डाला है तो वो वेपर प्रेशर की हमेशा क्या करता है? लोअरिंग करता है। किससे कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, वो हमेशा उसकी लोअरिंग करता है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर था? मैंने प्योर सॉल्वेंट को क्या बोला था? P1 नॉट बोला था। क्या बोला था प्योर सॉल्वेंट को? याद कर लो जरा, क्या बोला था बच्चों? हमने बोला था P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट, है ना? अब ये सारी मार्किंग सभी लोगों ने की हुई है ना? ओके, उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, डिफरेंट वेरियस एग्जांपल्स लेट्स सी। और उसके बाद हमने देखा था कि जो वेपर प्रेशर है वो कम क्यों होता है? ऑब्वियसली बिकॉज जो सरफेस है, यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया कि जो सरफेस है लिक्विड का, उस पे जो सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो रिप्लेस हो गए सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। तो वेपराइजेशन कम होगी, वेपर के मॉलिक्यूल ही कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ तक आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों को क्लियरली समझ में आ गया, राइट? अब हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ ऑलरेडी देख लिया पहले, फिर से एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था? द लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक हमने देखा था बच्चों? यस, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। यानी कि P1 इज P1 नॉट x1। x1 क्या था? उसका मोल फ्रैक्शन। द प्लॉट ऑफ P1 वर्सेस x1 इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ना ये। कैसे? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। हाँ, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी बात है। और पासिंग थ्रू एक्सिस, बिकॉज मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 के बीच में रेंज में रहता है, तो यहाँ पर अगर 0 है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? ग्राफ बहुत सिंपल है बच्चों, यस और नो, है ना? इस तरह से देखना है आपको। तो आपको एरो दिख रहा है कि ग्राफ यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। इसमें कुछ नया नहीं। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, जिसमें 2 कंपोनेंट हो वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। x1 इज 1 माइनस x2, सबको मालूम है। सो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन में x1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये बोला हुआ। सो जब मैं उसको रिप्लेस करूंगा किस इक्वेशन में? राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन में। जब मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो x1 को मैं 1 माइनस x2 लिख दूं। P1 माइनस P1 नॉट इज व्हाट? इनिशियल माइनस फाइनल।
लोअरिंग हो रही है तो इनिशियल ज़्यादा है कि फाइनल ज़्यादा है? लास्ट टाइम 10 बार पूछा था, फिर भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रॉन्ग बोल रहे हैं। जब लोअरिंग होने वाला है तो फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम है कि ज़्यादा है? बोलो। जब लोअरिंग होने वाला है फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम है कि ज़्यादा है? कम है, ऑब्वियसली लोअरिंग हुआ है, फाइनल वैल्यू कम है। तो P1 नॉट माइनस P1 ये आपका डिफरेंस है, चेंज है। तो कितनी लोअरिंग हुई? डेल्टा P। तो डेल्टा P हमारा क्या निकल के आया, आप देखो खुद क्या निकल के आया हमारा डेल्टा P, P1 नॉट X2 निकल के आया। ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ होती है बहुत सारे बच्चों की, ये पहली बार देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट, इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन हियर इन राइटिंग। मैंने कहा राउल्स लॉ बोलता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ये क्लियर है, ये राउल्स लॉ। एट द सेम टाइम डेल्टा P इज P1 नॉट X2। समझ में आया सबको? क्या है ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। क्या है ये? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। X1 X2 तो आपको पता ही है, नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दो। इतना सिंपल चीज इतनी बार बताया, नहीं याद रहता तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, 1 और 2 क्या है फिर से बताओ। 1 क्या है? फॉर 1 मीन्स एक, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सोल्यूट। वेरी गुड। डेल्टा मतलब चेंज। यहां पर चेंज बोलूं कि लोअरिंग बोलूं, विच इज मोर एक्यूरेट? लोअरिंग बोलूं ना, चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ? कम होने वाला। P1 नॉट आपको पता ही है। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, और ये X1 क्या था बच्चों? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था। क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने एक एक वर्ड का आपको यहाँ पर टर्म का मीनिंग लिख के दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैं इनिशियल दिए हुए प्रेशर को सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट प्रोडक्ट डू आई गेट? आई गेट द फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब मैं उसको सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट डू आई गेट? आई गेट हाउ मच द वेपर प्रेशर हैज बिकम लेस, हाउ मच इज द चेंज। डिड यू गेट दैट? एकदम सिंपल, बहुत ही आसान है कि नहीं? अब इसका जरा एप्लीकेशन देखो। स्टेटमेंट और एग्जाम्पल से ज्यादा आपको एप्लीकेशन से समझ में आए, तो देखो जरा एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एप्लीकेशन देखते हैं इसका। सपोज आई टेल यू, एक एग्जांपल ले लो। चलो, सपोज आई टेल यू कि भाई मैंने 5.85 ग्राम ऑफ NaCl लिया इन 0.09 लीटर ऑफ, समझो बात। क्या किया मैंने लिया 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 0.09 लीटर ऑफ, और मैं आपको पूछूं कि भाई इसमें वेपर प्रेशर के क्या चेंजेस आने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे बनने वाला है वगैरह। मैं आपको बोल देता हूँ कि P1 नॉट जो ओरिजिनली प्योर वाटर का था वो था 17 mm, यानी कि 17 mm ऑफ Hg। ये ओरिजिनल वेपर प्रेशर था किसका? प्योर सॉल्वेंट का। नॉट लिखा है, नॉट से क्या समझ में आता है आपको? प्योर सॉल्वेंट। इतना ही क्वेश्चन है, समझ, इतना क्वेश्चन। और मैं आपको पूछूं कि ठीक है बताओ डेल्टा P कितना है, कितना चेंज हुआ, फाइनल प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना, कैसे करो जरा, थोड़ा दिमाग लगाते सोचते कि आपको कैसे सोचना, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मुझे पहले ये बताओ NaCl का मोलर मास कितना है? ये तो याद हो गया होगा बच्चों आप लोगों को, इतनी बार मैं बता चुका हूं, वैसे तो नहीं याद है तो
कैलकुलेट कर लो। 23 सोडियम का, 35.5 क्लोरीन का, कितना होगा बच्चों? 58.5। बोलो हाँ कि ना। वाटर का कितना है मोलर मास जरा बताओ। एटीन। बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो पता होना चाहिए। वाटर का मोलर मास कितना है? 18। 18 सबको मालूम है। तो मुझे ये बताओ, ये आप लोगों को दिया, ये कितना है? ये 0.1 मोल है। बोलो हाँ कि ना। 58.5 अगर एक मोल था तो 5.85 कितना दिया? एक्चुअली 0.1 मोल दिया। बोलो हाँ कि ना। और ये 0.09 लीटर, शहान आप मेरे को बताओगे 0.09 लीटर कितने ml हुआ? 90 ml। 90 ml देख के बाकी बच्चे कुछ और मत सोचना, पटियाला पैक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 90 ml मतलब 90 ml पानी है, सादा पानी लिया है 90 ml, ठीक है। बदमाश बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, तो 90 ml है ये। अच्छा, ये 90 ml मतलब कितने मोल है ये बताओ जरा, क्योंकि वाटर तो 18 ग्राम होता है ना एक मोल, बताइए सबको। तो 90 ml मतलब 5 मोल है कि नहीं है? सोचो, 18 5 90, 5 मोल हुए ना? अरे हाँ कि ना। मेरा सोल्यूट क्या है? सॉल्ट है कि वाटर? सोल्यूट। वाटर क्या है मेरा? सॉल्वेंट। बात को समझो, मजा आएगा समझने में, अप्लाई करने में आपका दिमाग लगेगा, मजा आएगा। तो मेरे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सब हो गया मेरे पास। तो क्या मैं इस वैल्यू को N2 बोल दूं बच्चों, और क्या मैं इस वैल्यू को N1 बोल दूं? बोलो हाँ कि नहीं। सही है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया मेरे को। हाँ सही बात है। अब मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन, x1 x2। x1 कितना है? 5/5.1। समझ रहे हो कैसे किया मैंने क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन क्या है बताओ? N1 अपॉन टोटल। 2 का क्या है? N2 अपॉन टोटल। समझ में आ रही बात? तो ये आपका x1 जो है वो है 5/5 प्लस 0.1, ऐसा है ना? और ये कितना है? 0.1 अपॉन 5. क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ कि नहीं। बढ़िया, ऐसे देखना है आपने, ऐसे देखना है। हाँ जी, ओके। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है? ओके। मोल फ्रैक्शन अगर किसी का भी, अच्छा 1 या 2 तो पता है, 1 या 2 बता बेटा। 1 क्या है? 1 क्या है? 1 मतलब सॉल्वेंट, हाँ ऐसा। 2 मतलब सोल्यूट। तो x1 मतलब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ढूंढ रहा हूँ? सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझा? x1 है ना, तो न्यूमरेटर में N1 आएगा अपॉन टोटल। x2 रहेगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? अपॉन टोटल। हाँ, अब ये देख, मेरे को N1 और N2 की वैल्यू है मेरे पास 5 और 0.1। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया? N1 प्लस N2 मतलब 5 प्लस 0.1। अभी समझा? 5.1 है ना? और N1 कितना था? 5। तो x1 क्या है? 5/5.1। x2 क्या है? 0.1/5। क्लियर? अब देखना यहाँ पे बच्चों, अब आपको जो फाइनल वेपर प्रेशर चाहिए उसकी वैल्यू आप बता सकते हो। मैंने कहा P1 नॉट इंटू x1, या फिर मुझे डिफरेंस इन वेपर प्रेशर चाहिए तो भी मैं बता सकता हूँ P1 नॉट इंटू x2। देखो ये मेरा मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 17
इंटू 5 डिवाइड बाय 5.1, समझे? ऐसा फंडा है। और यहाँ पर 17 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 5. अब आपको समझ में आएगा क्लियर कट कि फर्क कहाँ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? x1 और x2 में कहाँ यूज कर रहा हूँ, सभी लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अभी 17 3 जा 51 होता है। देखो मैं स्मार्ट हूँ, मैंने ऐसे ही आपको कैलकुलेशन ऐसे बताया जो कैंसिल आउट होता है। 17 3 जा 51 होता है, कुछ याद आप कंफर्म कर सकते हो कैंसिल। तो ये 5/0.3 मतलब कितना होगा सोचो? 16.66 ये होगा ना, 16.66. 5/0.3 will be 16.66. Those of you who have a doubt on my maths calculations, please feel free to check it on a calc. और 0.1/0.3 कितना होगा बच्चों? 1/3 मतलब 0.33 होगा, है कि नहीं? अब आपको समझा कि 17 में से 0.33 कब किया तो 16.66 आता है। ये फंडा है। देखो अब ये मजा आएगा समझने में। जिन बच्चों को चमका होगा उनको बहुत मजा आया होगा कि हाँ यार हमने शुरू किया था 17 से, सर बोल रहे चेंज कितना आने वाला है, यहाँ पे प्रूव किया, फॉर्मूला से किया ना, 0.33 का चेंज आया, तो फाइनल वैल्यू देखो कितनी आ रही है 16.66, बरोबर तो है। 17 में से लोअरिंग हुआ 0.33 का तो 16.66 आई वैल्यू। कितना मजा है, बोलो हाँ की। ये ऐसे प्रूव होता है। सबको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ विद एग्जांपल? बोलो हाँ की। किसी भी बच्चे को नहीं समझा तो प्लीज पूछो, है ना? और जब ये पहली बार समझता है ना तो चमकता है, मजा आता है, बत्ती जलती है ऐसे दिमाग की कि हाँ यार ये तो बहुत सही था कि 17 mm मेरे को प्योर का दिया हुआ है, तो मैं चेंज भी ढूंढ सकता हूँ, मैं फाइनल भी ढूंढ सकता हूँ, दोनों मेरे सामने है स्क्रीन। मेरे को जो वो पूछेगा मैं बता सकता हूँ, चेंज भी बता सकता हूँ, फाइनल भी बता सकता हूँ, सीधी बात। बहुत अच्छे, और आपके सामने मैंने प्रूव करके बताया, राइट? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से इसको अपन अप्लाई करेंगे। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको आपके सामने बताया। सो इट शोज दैट कितना चेंज होगा वो x2 पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। इसलिए तो बोला अच्छा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, जितना ज्यादा उसके मोल्स होंगे, उतने ज्यादा उसके पार्टिकल होंगे, उतना ज्यादा चेंज होगा, उतना ज्यादा लोअरिंग होगा। घूम फिर के आए ना, हेंस प्रूव्ड क्या कि भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये हुई ना बात। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएंगे। मैंने 2 सैंपल लिए, दोनों में प्योर वाटर लिया। एक में मैंने सुक्रोज डाला, सुक्रोज क्या अपना नॉर्मल शक्कर अपन घर पे यूज करते हैं, सुक्रोज डाला। और दूसरे में मैंने सॉल्ट डाला, नमक। एक में शक्कर डाला सुक्रोज, दूसरे में सॉल्ट डाला। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा लोअरिंग दिखाएगा? सोचने वाली बात, बताना। दोनों में मैंने 1-1 मोल डाला। चलो, एक सैंपल में 1 मोल सुक्रोज डाला, दूसरे सैंपल में 1 मोल सॉल्ट डाला। किसका ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाएगा? सवाल अच्छा है, सोचो। सिंपल है। Sucrose is C12H22O11. Think. Those of you who are thinking sucrose just because it is C12H22O11, you missed one very important point that I kept on repeating last lecture also. You remember which point? Check here. See the 2 words that I have marked on your screen? Non-volatile, non-ionizable. NaCl जो सॉल्ट है वो आयोनाइज होता है, Na+ और Cl- अलग अलग होते हैं, यस बच्चों। बट जब सुक्रोज आप डालते हो तो वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है ना, वो आयोनाइज होता है क्या? ट्रिक क्वेश्चन, समझे?
ट्रिक क्वेश्चन। तो सुक्रोज जो है वो आयोनाइज होगा क्या, आप बताओ। सुक्रोज आयोनाइज होगा? नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर है, सुक्रोज आयोनाइज नहीं होगा। यूरिया डाला तो आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन NaCl को क्या होगा बताओ, ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। तो NaCl का एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा ना, लास्ट लेक्चर भी बोला था। तो वो डबल काम करेगा, तो ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। अच्छे से बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर हुआ? यस। तो ऐसे सोचना है, जब भी मैं आपको ये सवाल पूछूं या आपके जब सॉल्विंग में ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो ये सोचना है कि भाई ये आयोनाइज होने वाला है कि नहीं होने वाला है काम, ये इंपॉर्टेंट बात। ऐसे सोचना है, ठीक है। चलो धीरे धीरे और एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग। क्या देख रहे हैं? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू ओरिजिनल, इन रिलेशन टू ओरिजिनल। तो अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी था, तो रिलेटिव मतलब, रिलेटिव मतलब ओरिजिनल के रिलेशन में कितनी। अब तुम लोग फिजिक्स में ये बहुत बार पढ़ते हो, रिलेटिव ये टर्म बहुत बार पढ़े। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको फिजिक्स में सर ने जरूर पढ़ा होगा कि एक ट्रेन है मोशन में, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन मोशन में है। फिर दूसरा एक एग्जांपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला, दो ट्रेन है इक्वल स्पीड से चल रही है, आपके साथ में एक बंदा बैठा है, आपको मोशन में नहीं दिख रहा है, याद है? रिलेटिव मोशन, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो रिलेटिव का मतलब इन रिलेशन टू ओरिजिनल अमाउंट, वैसा फंडा है। तो यहां पर भी अगर मैं ओरिजिनल अमाउंट, यानी ओरिजिनल अमाउंट क्या था मेरा, P1 नॉट था, बोलो हाँ कि ना, प्योर सॉल्वेंट का, उससे मैं डिवाइड कर दूं चेंज को, तो मेरे को रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगी। करेक्ट है बच्चों? यस, मेरे को रिलेटिव लोअरिंग। वो रिलेटिव लोअरिंग एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखो, वो रिलेटिव लोअरिंग एक्चुअली क्या है। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x2 which is also equal to P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1। अब ये भी लोगों को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, तो मैं आपको इसको डिटेल में लिख कर समझाऊंगा। पहले आप इसको मार्क करेंगे, एक बॉक्स करेंगे और इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क भी करेंगे आप। और ये क्यों है और कैसे है मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो यहां पर हम जरा इसको समझते हैं। मैंने कहा चेंज, चेंज इज ऑलवेज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मुझे अगर पॉजिटिव रखना है तो मैं ऐसा बोलूं कि P इनिशियल माइनस P फाइनल। क्यों इनिशियल माइनस फाइनल? क्यों? क्योंकि लोअरिंग हो रहा था, तो फाइनल वाला नंबर इनिशियल वाले से छोटा है। इनिशियल मेरे को पता है क्या है, P1 नॉट, फाइनल मेरे को पता है क्या है, P1। जब रिलेटिव लोअरिंग है तो इसको ओरिजिनल से डिवाइड किया, तो इसको भी तो ओरिजिनल से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस। अच्छा याद करो, डेल्टा P क्या था, P1 नॉट इंटू x2 था ना बच्चों। तो ये डेल्टा P की जगह अगर मैं P1 नॉट इंटू x2 लिखूं और नीचे P1 नॉट है, तो ये P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x2। नाउ गो बैक, चेक, सी द बॉक्स, व्हाट इज इट नाउ, इट इज x2, बरोबर तो है कि नहीं? मस्त है ना? और इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ये भी है, बरोबर है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज करते हैं, ठीक है? ये एक फॉर्मूला, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मूला है, वो भी यूज करेंगे आगे जाके। अब बोलोगे सर इतना कुछ लिखने के बाद आप बोल रहे हो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं कि x2 आपको निकालना है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या x2 का,
N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये रहा फॉर्मूला, देख लो। है ना, ये तो पता ही है आपको, अभी 2 मिनट पहले भी लिखा था मैंने। x2 का फॉर्मूला क्या है, N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बोलो हाँ कि ना। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, मेरे प्यारे गधे बच्चों बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास, बोलो हाँ कि ना। बाकी बच्चे यस? तो आप मुझे ये बता सकते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि N1 और N2 इनके लिए मेरे पास वैल्यूज क्या होंगी? आप सोच सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? N1 विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट, 1 है। N1 will be given mass upon molar mass of what? Solvent या solute? 1 लिखा है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट या सोल्यूट? सॉल्वेंट ऑब्वियसली। तो इसको W1 अपॉन M1 बोलूं, बोलो हाँ कि। ये उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जिनको यही नहीं पता कि W1 और M1 क्या है, तो इसीलिए मैं आई टेक यू बैक टू द बेसिक्स एवरी टाइम, मैं आपको बार बार ये याद दिलाता हूँ। W1 क्या है, गिवन मास, कैपिटल M क्या है, मोलर मास, W2 क्या है और M2 क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, N2 है ना सोल्यूट। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन आपको लिखने आएगा? N1 और N2 की जगह ये रिप्लेस करूं, N1 और N2 की जगह पे ये वैल्यूज रिप्लेस करूं? हम बोलोगे हाँ कर सकते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 ऐसा था, तो ये एक्चुअली W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2 था बॉस, बोलो हाँ कि नहीं? सही है ना? ये समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने बेसिक फॉर्मूला लिया नंबर ऑफ मोल्स का और उसको यहां पर अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूट कर। क्लियर? रोहन, यश, शाहान, आपको नहीं आ रहा था ना मोल फ्रैक्शन इसके पहले, अभी आ रहा है, समझ रहा है अभी? यस ओके। अब आते हैं इंटरेस्टिंग बात पे, अब आते हैं इंटरेस्टिंग। अगर अगर मुझे x2 लिखना है, क्या लिखना है, x2 लिखना है, तो क्या मैं सेम फंडा उल्टा ऐसे लिख सकता हूँ ना, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M1, ऐसा लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ सही तो है। क्या किया, वही किया ना, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है क्लियर? अब ये जो मैंने फंडा लिखा है इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बात, मतलब है एक्चुअली छोटी सी बात, बट बच्चों को पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो मैं समझाता हूँ। ये फंडा जो है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट में से ये दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा होगा, आपके दिमाग में आ रहा है क्या? सॉल्वेंट के ज्यादा मोल्स होंगे कि सोल्यूट के ज्यादा? मेजर कंपोनेंट कौन? ऑब्वियसली डिफाइन ही किया था, ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। तो W2 बाय M2 छोटी वैल्यू होगी, कोई कोई केस में वो इतनी छोटी वैल्यू होगी कि उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, मानते हो? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल,
मैंने इसके पहले अभी ये वाला आपको एग्जांपल दिया था, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इसको समझना। इसमें थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा क्या पूरा ही मैथ्स है। x1 5/5.1 था, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5/5 नहीं लिख सकता क्या? मतलब वो 0.1 को इग्नोर कर दूं क्या? समझे मैंने क्या बोला? 5/5 प्लस 0.1 था ना, तो वो 0.1 को इग्नोर कर दूं तो मेरे आंसर में कितना डिफरेंस आएगा? बहुत डिफरेंस आएगा क्या, कि छोटा सा डिफरेंस आएगा? क्या लगता है? कैन आई इग्नोर द 0.1? दैट इज माई क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल। कैन आई इग्नोर द 0.1? यस और नो? यस। वाई? बिकॉज जो n1 है वो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो जो n2 है ना उसको इग्नोर कर सकता है। अब आपका लॉजिक, बहुत सारे बच्चों का ये आर्ग्यूमेंट होता है, सर यहाँ पर n2 को क्यों नहीं इग्नोर कर रहे? अरे उसको इग्नोर करूंगा तो जीरो हो जाएगा ना यार, तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा। मैं उसको इग्नोर कब करता हूं? जब वो n1 के साथ में आता है तब मैं इग्नोर कर सकता हूं। तुम समझे? मैं 10 रुपए की चीज खरीदने गया हूं, मैं 1 रुपए का डिस्काउंट इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि वो 10 रुपए की चीज है, 10% मेरे को डिस्काउंट। मैं 1 लाख की चीज खरीद रहा हूं तो मैं 1 रुपए का डिस्काउंट इग्नोर करूंगा। ये लॉजिक है। सो इट इज ऑलवेज रिलेटिव। सीधी बात है। सो यहां पर जो ये वाला W2/M2 है ना, ये वाला, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, न्यूमरेटर वाले को इग्नोर नहीं कर सकता। ये प्रूव हुआ। जो लोग कन्विंस नहीं हो मुझे पूछना, मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप एक्चुअली 100% कन्विंस नहीं हो मुझे पूछ लेना। दिस कैन बी निग्लेक्टेड और कैन बी इग्नोर। So if I ignore it, now what does my new equation become? Tell me. W2/M2 divided by W1/M1. Yes? रेसिप्रोकल करो, मतलब डिवाइड है ना, W2/M1 अपॉन W1/M2। क्लियर? ये क्या था? ये x2 था। पर क्या वही x2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था? हाँ, ऑफ कोर्स वही x2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी था, which means finally my relative lowering of vapor pressure is actually nothing but W2/M1 upon W1। सिंपल। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फॉर्मूला है जो इस चैप्टर के वेपर प्रेशर के 99% प्रॉब्लम्स में अप्लाई होगा। अभी भी ये फॉर्मूला कुछ लोगों को जरूर बाउंसर गया, वेरी फाइन। तो मैं आपको फिर से ये वाला जो डेरिवेशन है 2 मिनट में शुरू से पूरा समझा, रिवाइज कर, ध्यान से देखो, समझना क्या हो रहा है। मैंने शुरुआत की राउल्ट्स लॉ से। यस, एकदम बेसिक से जा। मैंने शुरुआत की राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? P1 इज P1 नॉट X1। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस, ओके, कोई कंफ्यूजन? राउल्ट्स लॉ ने ये भी बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने वाली है। राउल्ट्स लॉ ने बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने वाली है, विच मीन्स P1 small p, which means P1 is less than P1, which also means that change is P1 not minus P1। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर नीट लाइन फॉर यू सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन, राइट? राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पता चली? ओके,
लोअरिंग होने वाला है मतलब फाइनल वाला इनिशियल से कम है, ओके, मतलब चेंज इनिशियल माइनस फाइनल है, ओके, क्लियर। रिलेटिव लोअरिंग, relative lowering of vapor pressure means change upon original, चेंज क्या था, P1 नॉट माइनस P1 था, अपॉन ओरिजिनल यानी P1 नॉट था, इज नथिंग बट x2, इज नथिंग बट इक्वल टू x, what is x2, mole fraction of, x2 is what, mole fraction of, x2 is what, mole fraction of solute। यहां तक भी क्लियर है। कैसे आया इक्वल टू x2, कैसे आया इक्वल टू x2, बिकॉज डेल्टा p वॉज इक्वल टू P1 नॉट x2, ये भी प्रूव किया मैंने, x1 को 1 माइनस x1 लोगे तो आंसर आ, ठीक है ना, x1 को 1 माइनस x2 लोगे तो आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राउल्स लॉ में एक और चीज पता होनी चाहिए, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू, बता चुका हूँ वैसे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर, कोई कंफ्यूजन, रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू x2, क्लियर। x2 का फॉर्मूला क्या है, n2 अपॉन n1 प्लस n2, बट n1 is equal to w1 upon m1 and n2 is equal to w2 upon m2, so therefore relative lowering of vapor pressure क्या है, relative lowering of vapor pressure therefore क्या बनी, और बोलोगे therefore सर डेल्टा p अपॉन P1 naught is actually equal to x2, और x2 क्या है एक्चुअली, n2 अपॉन n1 प्लस n2 है, सो वो इक्वल टू w2 अपॉन m2 द होल थिंग अपॉन w1 अपॉन m1 प्लस w2 अपॉन m2 है। ये वाला वैल्यू बिकॉज ये छोटा है, इट कैन बी इग्नोर्ड, ये मैंने प्रूव किया अभी, सो देयरफॉर w2 अपॉन m2 डिवाइड बाय w1 अपॉन m1 इज इक्वल टू w2 m1 अपॉन w1 m2, ये आपका फाइनल इक्वेशन बनता है फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। क्या ये पूरा इक्वेशन सब लोगों को विद डेरिवेशन समझ में आया हो, हाँ की क्लियर है बच्चों। यहाँ पे हमारे ये डेरिवेशन हमारे दिमाग में हो गया, और ये मैंने एकदम प्रॉपरली आपको स्टेप वाइज मैनर में अच्छे से प्यार से लिख के दिया। हैंडराइटिंग भी मेरी इंप्रूव हो गई है पहले से, बढ़िया। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको लिख दिया, अब हम इसको मार्क भी कर लेते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज x2, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। x2 इज n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये भी हमको पता है। जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस वही मार्क करो, कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं n1 इज ग्रेटर देन n2 बोल रहा हूं तो n1 प्लस n2 इज n1, यानी कि n2 को इग्नोर किया, बोल दिया ना, n2 को इग्नोर किया, तो x2 बिकम्स ओनली n2 बाय n1, ये रहा। n1 n2 क्या है, w1 बाय
m1 and w2 by m2. So therefore finally lowering of vapor pressure is equal to w2 m1 upon w1 m2. ये मेरा मेन इक्वेशन है जो हर जगह सॉल्यूट में काम है। इसको आप बहुत ही प्यार से अच्छे से डेकोरेट करके हाईलाइट करके कलर करके जैसे मार्क करना है करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़िया तरीके से मार्क करते हैं, बिल्कुल मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम 2.4 आप देख लो यहाँ पे आपके सामने। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गिवन को ध्यान से देख देख कर समझ कर लिखते हैं। क्या बोलता है, 394 ग्राम ऑफ सोल्यूट 622 ग्राम पानी में डाला है। तो ये जो 394 और 622 दिया, ये आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो समझो। ये गिवन मास दिया है कि मोलर मास दिया है? गिवन मास, ऑफ कोर्स। इतना सोल्यूट है, इतना सॉल्वेंट है, ये तो आपको दिया है, गिवन है। तो ये W1 W2 होगा ना। W1 कितना दिया मेरे को, सॉल्वेंट 622 ग्राम, और W2 यानी कि सोल्यूट मेरे को दिया है 394 ग्राम। समझो बच्चों, अगर आप इतना बेसिक क्लैरिटी आप रख के चलते हो ना 1 और 2 का, तो आपका पूरा चैप्टर सॉल्व। ठीक है, आई नो मैं छोटे बच्चों की तरह आपको 1 2 1 2 1 2 इतनी बार बताता हूँ, आप बोर हो जाओगे, लेकिन एक बार ये क्लियर हो गया तो आपकी कभी गलती नहीं होगी इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन। W1 W2 क्लियर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इनिशियल की फाइनल। सॉल्यूशन बनने के बाद तो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 30.74 mm of Hg। ठीक है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, यस और नो, पानी, पहले सिर्फ पानी था, बाद में सोल्यूट डाला, सिर्फ पानी था, कितना था 31.8 mm of Hg। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 31.8 mm of Hg दिया बच्चों, ये एक्चुअली क्या दिया? सिंपल में टर्म्स में बताओ क्या दिया? P1 दिया है कि P1 नॉट दिया? सोचो, ये जो 31.8 दिया है, ये P1 है कि P1 नॉट है? P1 नॉट ऑब्वियसली, बिकॉज वाटर का दिया है। वाटर मतलब सॉल्वेंट का। आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश को पढ़ना है और उसको केमिस्ट्री की भाषा में ट्रांसलेट करना है बस। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वाटर मतलब अच्छा सॉल्वेंट का होगा मतलब P1 नॉट, ऐसा देखना है, फिर गलती नहीं होगी। 31.8 mm of Hg। ठीक है, तो ये क्या है 30.74 क्या है? सॉल्यूशन का है, P1 फाइनल। और क्या ये लॉजिकली मुझे करेक्ट दिख रहा है कि P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, जो सही है, क्योंकि लोअरिंग होती है ना। शुरुआत में 31.8 था, सोल्यूट डालने के बाद तो आपको समझा। इन शॉर्ट वो आपको क्या कहानी बताया उसने कि भाई 622 ग्राम पानी लिया था, उस 622 ग्राम प्योर पानी का वेपर प्रेशर 31.8 mm Hg था। उसमें जब 394 ग्राम 394 ग्राम सोल्यूट डाला तो जो सोल्यूशन बनाया, अब उस सोल्यूशन का प्रेशर 30.74 हो गया। ये कहानी है, समझ में आई बात?
बोलो हाँ कि ना। ये हुई ना बात, ये मजा है, ये आया मजा। वाटर का मोलर मास आपको पता ही है बच्चों, क्या है? 80, सबको मालूम है। सो टू फाइंड, क्या ढूंढने का है? एक ही चीज तो मिसिंग है बॉस, है कि नहीं? है ना? चलो ढूंढो। देखे बच्चों कैसे करना है आपने। ऑल्सो ये आपके क्लास 12 का टॉपिक है, इसमें मुझे आपकी प्रेजेंटेशन एकदम अप टू द मार्क चाहिए। ओवर स्मार्ट बन के रफ कैलकुलेशन करता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर लाता हूँ। सीईटी नहीं चल रहा है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं चल रहा है, एबीसीडी मार्क नहीं करना, प्रॉपर स्टेप्स के मार्क्स हैं। आप देख रहे हो मैंने प्रॉपरली लिखा है ना, गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन। आपने भी वैसे ही लिखना है, इसमें आलस नहीं करना है। इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। थ्री 94 ग्राम ये डाला था, पोलर मास ऑफ वाटर 18 है, 622 ग्राम पानी था, इंटू है P1 नॉट क्या था मेरे पास 31.8, 30.74, 31.8, 622 यहाँ तक सभी लोगों को ये इक्वेशन आ गया है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको यहाँ तक ये इक्वेशन कैसे आया नहीं समझा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सबको इक्वेशन आ गया ये? ऋषभ, रमेश, राधनी, यश, शहान, रोहन, एवरीबॉडी कैसे? अब क्या करना है, माइनस करो 31.8 तो 1.06 हुआ ना ये। यहाँ पर 394 18 so therefore 2 394 18 अपॉन, ये आप लोग को टायरिंग लगता है, ये मतलब ये वैसे बोरिंग है, आई एग्री, बट एज आई मेंशन आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों के मार्क्स आपको मिलते हैं। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? तो ये सीधा इससे जाता है 30 से, ठीक है। बाकी पूरा कैलकुलेशन आपको करना है लॉग टेबल यूज करके, क्योंकि आई थिंक आई डोंट थिंक ये डायरेक्टली कुछ भी कैंसिल आउट होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 के पावर से होगा, फिर भी यू विल बी लेफ्ट विद अ साइजेबल नंबर, राइट? साइजेबल नंबर रहेगा आपके पास,
394, 18, 30 और नीचे 622। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से कैंसिल कर पाओगे थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। सो हियर how do you calculate the log values and how do you present the log values? Now this is very important. When you're writing your theory paper, how are you going to present your log calculation, your log values? Many of you know what you all do. Log of 394, log of 18, पूरा ऐसा पूरा लास्ट में साइड में ऐसा मेहरबानी के लिए कैलकुलेशन करोगे, आंसर सही आएगा पर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपका जब थियरी पेपर है, एकेडमिक पेपर जो आप लिख रहे हो, तो आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, और उसके भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं। सो यू हैव टू शो अ वेरी नाइस एंड नीट एंड क्लीन लॉग कैलकुलेशन। नाउ इट्स वेरी सिंपल हाउ डू यू कैलकुलेट द लॉग। लेट्स लेट मी जस्ट फाइंड द लॉग टेबल फॉर मायसेल्फ। आप जो लॉग कैलकुलेशन में लॉग टेबल यूज करते हो, उसका बेस क्या होता है? लॉग टेबल वाला जो बेस है वो बेस 10, ठीक है। लॉग टेबल जो आपका वो बेस 10, नेचुरल लॉग नहीं है। मैथ्स में आप कैलकुलेशन जो आप सम सॉल्व कर रहे हो, तो आप बहुत बार मैथ्स में जो आप वो इक्वेशंस वगैरह करते हो, मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन वगैरह में, तो बहुत जगह पे आप नेचुरल लॉग यूज़ करते हो, नो डाउट। बट यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्चुअल, तो हम लोग लॉग टू द बेस 10 यूज़ कर रहे हैं, इतना मान के चलो, समझ, ठीक है। आई होप आप सबको लॉग टेबल देखने वैसे आता है, नहीं आता होगा तो मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत। जब मुझे आंसर चाहिए ना M2 का, तो ध्यान से देखना मैं कैसे लूंगा, ध्यान से देखना। एंटी लॉग ऑफ log 394 प्लस log 18 प्लस log 30, ठीक है। माइनस log 622। इतना क्लियर क्रिस्प आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल खिचड़ी नहीं चाहिए आपके प्रेजेंटेशन। क्या समझा? जो न्यूमरेटर में 3 चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, जो मल्टीप्लिकेशन में उनका लॉग वैल्यू ऐड होगा, जो नीचे डिवीजन में है उसका लॉग वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? जो मल्टीप्लिकेशन में उसका लॉग वैल्यू क्या होता है? ऐड होता है। जो डिवीजन में उसका लॉग वैल्यू क्या होता है गधे बच्चों? क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आप लोगों ने log of m into n is log m plus log n, और log of m by n is log m minus log n, ऐसा पढ़ा हुआ है। yes or no? अब मैं हर बार यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लिखो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हाँ आप लिखो log m by n, ये वो नहीं। बट ये बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई हुआ है वो ऐड हो रहा है, डिवाइड हुआ है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? वो पूरे कैलकुलेशन का एंटी लॉग निकालोगे तो आंसर आए। समझे बात? तो मैंने ऐसे ही पहले ही प्रेजेंट कर दिया, एंटी लॉग ऑफ, देन द एंटायर कैलकुलेशन इनसाइड अ बिग ब्रैकेट, फिर जो पॉजिटिव जो एडिशन वाले टर्म्स थे उनको एक साथ एक छोटे राउंड ब्रैकेट में डाला, और जो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म था उसको एक दूसरे छोटे राउंड ब्रैकेट में डाला। ये प्रेजेंटेशन ऐसी चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं, आई सपोज अलग से आपको लिखने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा ना। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 394 क्या है? कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 2 पॉइंट। लॉग ऑफ 18 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 पॉइंट। लॉग ऑफ 30 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 पॉइंट। अब आप लोगों ने मैथ्स में क्या सीखा है आई डोंट नो, बट मैं आपको मेरा गरीब
वाला तरीका, मैं बेचारा सा तरीका है मेरा, मैं बायो वाला हूँ यार, मेरा मैथ्स थोड़ा सिंपल मैथ्स है। तो मैं ऐसे करता हूँ, 2 डिजिट है, -1 कर दिया, खत्म। आप लोगों ने मैथ्स, अब आप उसको जब मैथमेटिक्स में करते हो तो आप उसको कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा, बड़े बड़े हाइफंडू टर्म है, मैं वो नहीं यूज़ करता। मैं बोलता हूँ हाँ भाई 3 डिजिट दिख रहे हैं, -1 कर, लिख दे, खत्म। 394 3 डिजिट थे, 2 लिख दिया। 80 18 2 डिजिट थे, 1 लिख दिया। लॉग ऑफ 30 320 30 ठीक है। अभी तक मैंने टेबल खोला भी नहीं, अभी जरूरत भी नहीं है। 622 में कितने डिजिट आएंगे बच्चों, बताओ। 622 में कितने डिजिट है, तो आगे क्या लिखूं, 2.7। अब हम लोग वैल्यूज देखें, अब हम लोग जो है हमारे टेबल में वैल्यूज देखें, ठीक है। तो समझो मेरे पास यहाँ पे टेबल है, पहला वैल्यू मेरे को 394 का दिखा, 394 का दिखा। तो 2 पॉइंट, देखो क्या आ रहा है आपको, आपके पास अगर टेबल है सामने 5954 है, अभी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 5954, ठीक है। दूसरा है आपका 18 का, तो 1.2552। क्या करोगे आप, लॉग की टेबल में 18 में सीधा वो वैल्यू देखो, 394 है तो 39 में वैल्यू देखोगे और 4 के वर्टिकल कॉलम में देखो, है ना वैसा। तीसरा क्या है, लॉग 30, ये तो इजी है, 1.477। लॉग ऑफ 622 कितना है, 2.793। चलो ये ऐड कर लो। प्रेजेंटेशन आई होप आप लोग देख पा रहे हो, ऐसी ही चाहिए मुझे आपकी नोटबुक में, कहीं पर भी कोई शॉर्टकट मारता हुआ, कॉर्नर्स कट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे। इज दैट क्लियर? चलो 4 + 2 6 + 1 7, 5 + 5 10 17 1, 10 + 5 15 + 7 22, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 13, 1 + 2 3 + 1 4 + 1। ऐसे कहीं कोई मिस्टेक का स्कोप छोड़ना ही नहीं। 2.7930 ऐसे होना चाहिए। एंटी लॉग। अब देखो ये दो नंबर है, उसको माइनस कर लेना है। 7 - 7 is 0, then 7 - 3 is 4, then 12 - 9 is 3, then 12 - 7 is 5, then 4 - 2 is 2। समझा? एंटी लॉग ऑफ 2.5340। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अब एंटी लॉग टेबल कैसे चालू होता है बच्चों, आप देखो एंटी लॉग टेबल अगर आपके पास सामने है तो एंटी लॉग टेबल कैसे चालू होता है मुझे बताना जरा। जीरो पॉइंट समथिंग से चालू, तो मुझे 2 पॉइंट देखना है कि 5.5340 देखना है? ऑफ कोर्स है ना, मुझे देखना है 2.53, करेक्ट। तो मुझे 2.5340 देखना है, तो जो आगे 2 लिखा है उसका क्या वैल्यू, उसका क्या रेलेवेंस है, तो मैं ऐसा देखूंगा ना, ध्यान से देखना। जिन लोग को ये नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको एक्चुअली एंटी लॉग किसका देखना है, कौन से नंबर का आपको देखना है, 0.5340 का इंटू 10⁻²। यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 10⁻² है, समझ गए। सपोज 3 पॉइंट होता तो 10⁻³ आता। बात को समझो। और जो एंटी लॉग टेबल है उसमें आपको वैल्यू मिलेगी 3.419, चेक कर सकते हो।
क्या मिलेगी 3.419 यहाँ पर 0.53। एंटी लॉग टेबल में जाओ 0.53 का 4 जो वैल्यू है वहाँ पे आएगा 3.419। और बोलोगे सर 3.419, हाँ वो टेबल में आपको वैल्यू ये मिलेगी, देखो 3419 और फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डॉट लगा देना, ये फिक्स है। फर्स्ट डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना और 10⁻²। तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 341.9। अपनी टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, ये ऑब्वियसली सॉल्व एग्जाम्पल में से उठाया था मैंने, तो आंसर आप चेक कर सकते हो क्या आएगा, एग्जैक्ट आया कि नहीं आया। 341.9 आया ना अपना आंसर, कितना है देखो 340 एग्जैक्ट। तो ये भले ही लंबा लगता है आपको कैलकुलेशन इस तरह से, पर आपके बोर्ड्स में जब आप थियोरी में सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली करना। सेम क्वेश्चन जब सीईटी में आएगा तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट से कराता हूँ, आपको पता ही। न्यूमेरिकल अपन सीईटी में करते हैं तो अपन शॉर्टकट से कैंसिल आउट करते हैं, कॉमन वैल्यूज निकालते हैं वगैरह। और बोर्ड्स में ये नहीं चलेगा, बोर्ड्स में आपको पूरा कैलकुलेशन लॉग से दिखाना पड़ेगा। तो अपन जो न्यूमेरिकल्स है उस पर लॉग पे फोकस जरूर करें, ठीक है बच्चों। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आ जाएगा। चलो ये लिख के ले लो फटाफट। So this was question number 2.4. We got the answer as almost the same, 341.9 अपना आया 342 टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन 2.5 आप लोग खुद से सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए। ओके, सेम फंडा, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, जस्ट दैट कोई दूसरा अननोन पूछा होगा। इनफैक्ट सेम अननोन पूछा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन M2 ही पूछा इसमें, सेम टू सेम फंडा पूरा का, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन जो है 2.5 का गिवन टू फाइंड एवरीथिंग प्रॉपरली लिख के लॉग से सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछो, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एंड